Good afternoon to all of you. In this lecture, we will discuss about the geometric series that you have already learnt. Your series must be the form of like a plus a into r plus a into r square in terms of power of r. यानी कि जब भी आप बात करो जियोमेट्रिक सीरीज के बारे में, your first step should be one. Your first step should be a into some part r, a into r square, a into r cube रेशियो जो है विच इज नोन एज आर. उसके बाद आर क्यूब आर रेस टू 4 आर की पावर में होता जाएगा. तो ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज कब होगी? जब आपका आर जो है मोड आर लेस देन 1. अगर आपका आर जो है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मोड आर लेस देन 1, 1 से कम होना चाहिए. आपका आर जो है वो आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, इतना हम बोल सकते हैं. तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा, आपकी लिमिट बनेगी. आपका लिमिट का जो सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट सीरीज का वो बनेगा a डिवाइड बाय 1 माइनस आर. ये आप लोगों ने 12th में प्रूव भी किया होगा. अगर r की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है देन वी कैन से योर सीरीज इज डाइवर्जिस और डाइवर्जेंट. अगर r की वैल्यू -1 या उससे भी कम है, r की वैल्यू अगर -1 या उससे कम है, तो आपकी सीरीज जो है उसे ऑसिलेट्स बोला जाएगा. अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो नेगेटिव इनफाइनाइट टू -1 से लेके 1 एक नंबर लाइन अच्छी तरह से प्लॉट कर देगा ताकि हमें समझ आए. सो आप बोल सकते हो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसके अंदर दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, 1 -1 एंड 1. ओके. अगर आपके आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, अगर यहाँ पर आ रही है तो हम बोलेंगे कि आपकी सीरीज कन्वर्ज है. अगर आर 1 और 1 से, मैंने बोला -1 और 1 के बीच में, अगर 1 और 1 से ज्यादा हो गई यानी कि मोर देन 1, 1 और मोर देन 1, और यू कैन से ग्रेटर और इक्वल टू 1, देन योर सीरीज इज डाइवर्जेंट. अगर -1 और -1 से कम वैल्यू आएगी आर की, यानी कि जो रेशियो जो है वो -1 और -1 से कम, यानी कि -2 -3 उस तरह का रेशियो आएगा, तो उसे ऑसिलेट्स यानी कि ऑसिलेटरी सीरीज बोलेगी. यहाँ पर हमने एक फिक्स कर दिया है -1 से 1. थियरम भी है काफी उसके ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक रिवीजन रिवीजन बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि नहीं, ये थोड़ा रिवीजन पर्पस है. कन्वर्ज को याद रखना है लेस देन 1, मोड आर लेस देन 1. अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि उसका सम क्या होगा. कोई भी जियोमेट्रिक सीरीज हो तो उसका समेशन हमें पता होना चाहिए. जियोमेट्रिक सीरीज का समेशन होगा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट. काफी सारी बुक के अंदर यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट दिया गया है. काफी सारी, अगर आप अब जैसे बुक चेक करोगे उसी तरह आपको सब यहाँ पर मिलता जाएगा. अगर आपने वहां पर लिखा है आर, अगर वहां पर आप देख सकते हो कि 0 से लिखा होगा. कहीं कहीं बुक में क्या दिया है, समेशन, मे बी 12th में भी हो सकता है, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ. n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा, r जहाँ पर a इंटू आर रेस टू n था, n-1 था, यहाँ पर n हो जाएगा. ठीक है, वहां पर n हो जाएगा. कोई भी फॉर्म में दे सकता है. हम यहाँ पर याद रखेंगे कि 0 से लेके अनडिफाइंड इनफाइनाइट तक की बड़ी वैल्यू, तभी आपका समेशन होगा जियोमेट्रिकल सीरीज का
a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। दूसरी बात, पता होना चाहिए कि सीरीज यहाँ पर जियोमेट्रिक सीरीज है। किस तरह से पता चलेगा? तो एक एग्जांपल दिया है, 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। क्या मैं लिख सकते हूँ? कैन आई राइट 1/9? चलो यहाँ तक तो समझ आया। आप रिलेट करना यहाँ से यहाँ तक, a हो गया 1/9। 1/27 को कैन आई राइट 1/9। ये तरीका है एक जियोमेट्रिक सीरीज को पहचानने का। 1/9 इंटू 1/3। देखो a हो गया यहाँ पर 1/9 एंड r इज इक्वल टू 1/3। चलो तो a इंटू आर हो गया। 81 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/9। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लीकेशन 9 करोगे, 9 9 जा होगा 81। लेकिन 9 को मैं यहाँ पर लिखूंगा उससे तो अच्छा है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर 3 स्क्वायर कर दूं, क्योंकि 9 इज इक्वल टू ऑल्सो 3 स्क्वायर। सो ये हो गया a प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू आर स्क्वायर। उसके बाद और कौन सा टर्म आएगा? 1/9 इंटू 1/3 क्यूब। सो वहां पर हो जाएगा एस a इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। So now we can say a is equal to 1/9 and r is equal to 1/3। इतना जैसे ही पता चले डायरेक्टली आपको लिखना है सम ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। a हो जाएगा 1/9, लेट मी क्लियर फर्स्ट। a हो जाएगा 1/9, r हो जाएगा 1/3 की पावर n-1। अब हमें पता है कि r की वैल्यू क्या है? 1/3। ठीक है, मोड r लेस देन 1 बोला था। ठीक है, 1 से तो कम आएगा क्योंकि आप देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से कम ही आएगी। सॉल्यूशन होगा a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। a लिख दिया, 1 लिख दिया, माइनस आर लिख दिया। योर सॉल्यूशन इज 1/6। सॉल्यूशन इज 1/6। रोल नंबर 21, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल लीव यू। जल्दी से अपना म्यूट स्पीकर जो है माइक उसको म्यूट मेरे करो। क्या थे શું કરે लेट मी અગર સીમમાં देखो आप याद रखना, यहाँ पर आप सबको पहले अपना माइक जो है उसको यहाँ पर म्यूट रखना है। अगर म्यूट नहीं रखोगे तो मैं यहाँ पर लीव कर दूंगा। ठीक है, अभी एक को लीव किया है। सो जियोमेट्रिक सीरीज को पहचानना मुझे नहीं लग रहा कि इतना कोई डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपने 12th में पढ़ा है सो ये तो मेरे ख्याल से एक रिवीजन हुआ, एक पर्पस हो गया रिवीजन के लिए। लेकिन सीरीज बनाना आपको आना चाहिए कि ए किस तरह से लिखे, आर किस तरह से लिखे। 12th से अच्छा यहाँ पर ये होगा आप सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गए। सो बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, सीरीज को देख सकते हो, सीरीज को पहचान सकते हो। सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, कन्वर्जेंट पता है, डाइवर्जेंट पता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स। आपके पास फॉर्मूलाज है, सीरीज को देखो तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेस टू 4 उस तरीके की सीरीज बनेगी। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एग्जांपल क्या है वो आप जल्दी से अपनी बुक में लिखो और मुझे उसका सॉल्यूशन बताओ। योर एग्जांपल इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब प्लस
बीच में प्लस ही होना चाहिए। सीरीज जो है उसको देखो। अब मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, जियोमेट्रिक सीरीज होगी ये इनफाइनाइट सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज नहीं होगी, सॉल्यूशन क्या होगा वो आप मुझे बताइए। Yes, this one is geometric series and solution is 2। अगर जिन जिन लोगों का सॉल्यूशन 2 आया है तो उसका सॉल्यूशन सही है। ओके गुड। This one is second example. You drop a ball from a meters above a flat surface. You drop a ball from a meter above a flat surface. Each time the ball hits the surface after falling a distance h, it rebounds a distance rh where r is positive but less than 1. Find the total distance the ball travels up and down। बहुत सीधा सा प्रॉब्लम दिया है। ए मीटर से कोई फ्लैट सरफेस पे एक क्लियर बोला है फ्लैट सरफेस। सो जो बॉल जो अपना रिबाउंड होगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, सपोज कि अगर आपको ए मीटर यहाँ पर दिया है तो ठीक है, आपने अगर नीचे यहाँ पर इस तरह से किया और आपकी सरफेस कुछ इस तरह से है तो यहाँ से इतना होगा फिर इतना होगा। उस तरह से आपका जो रिबाउंड जो है वो एक अनयूजुअल यानी कि अनयूनिफॉर्म होगा। लेकिन हालांकि यहाँ पर एक इन लोगों ने पॉइंट दे दिया है, अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हिंट दे दी है। चलो ये एक अच्छी तरह से सपोज कर लो, ये एक अच्छी तरह से सपोज कर लो इस तरह से दिया है। चलो यहाँ से ड्रॉप किया। अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर आप नीचे यहाँ पर करोगे तो उसकी हाइट बाद में कम होती जाएगी, बाद में और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और लास्ट में उसकी हाइट जो है तकरीबन तकरीबन 0 ही हो जाएगी। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर फ्लैट सरफेस होगी तो बेनिफिट क्या होगा, जितना यहाँ से रिबाउंड होगा अपवर्ड पे उतना ही डाउनवर्ड पे होगा। यानी कि ये जो दो पार्ट है वो सेम हो गए, ये दो पार्ट भी सेम हो गए, ये दो पार्ट भी सेम हो गए, और बाकी के सारे पार्ट भी सेम ही हो गए क्योंकि सेम हाइट पे यहां से जाएगा। सो इतना ओके, इतना होगा डिस्टेंस, इतना होगा, इतना होगा। सो कहीं ना कहीं होगा क्या, आप जिस तरह से आप बॉल को फेंकोगे ऊपर से नीचे थोड़ी हाइट पहले से कम हो जाएगी, उसके बाद आपकी हाइट जो है एच जो है आपका धीरे 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 कम होता जाएगा।
लेकिन इक्वल फॉर्म में, जितना वो ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, बाद में कम होगा, वापस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। सो फ्लैट सरफेस दिया है इसलिए, अगर फ्लैट सरफेस ना दे तो वी कांट से, हम कुछ बोल नहीं सकते, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें तो क्लियरली बोल दिया है कि r जो है वो पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है। हमने देखा था r आपका पॉजिटिव होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। सो अगर आप ग्राफ को अच्छी तरह से पहचानो, सो यहाँ पर हाइट जो है उसके बाद कम होके कुछ AR हो जाएगी, AR के बाद AR स्क्वायर। अब R आपका 1 से कम है तो स्क्वायर करोगे तो नीचे आएगा ना। अगर 1/2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। तो कहीं ना कहीं 1 से कम होने से कारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू आर प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब। सो ये जो फॉर्म बनेगा, ये फॉर्म बनेगा आपका जियोमेट्रिक सीरीज का। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है। अगर हम ये भी ले सकते हैं कि अगर फ्लैट सरफेस ना हो तो कोई चांस ही नहीं है जियोमेट्रिक सीरीज का। अगर आर हमने ग्रेटर देन 1 लिया, हाइट हमने जो हमारा रेशियो था वो हमने 1 से ज्यादा लिया, तो सीरीज डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर इन लोगों ने सोच समझ के एक फिजिकल एग्जांपल दिया है विथ कंडीशन फ्लैट सरफेस। सो ये कुछ यहाँ पर आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, AR स्क्वायर AR क्यूब। अगर आपकी हाइट जो है R ज्यादा होती तो AR के ऊपर AR स्क्वायर आएगा। अगर रेशियो 2 है तो रेशियो हो जाएगा AR स्क्वायर, जो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पर, कहीं ना कहीं AR स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो A से हाइट बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो प्लस इनफाइनाइट को टच करेगा ही। अब जब हमें पता ही है कि अगर प्लस इनफाइनाइट को टच किया तब तो डाइवर्ज हो जाएगा, तो हम चेक ही क्यों करें। इसलिए यहाँ पर दो कंडीशन दी है, एक तो फ्लैट सरफेस दिया है और आपको आर जो है वो कम से 1 से कम दिया है। ये इस एग्जाम्पल में हमें सीखना था, जो हमने इस एग्जाम्पल में सीख लिया। अब कुछ इतना है नहीं, सिंपल। अगर आपको जियोमेट्रिक सीरीज पता है तो समेशन करते जाओ। अब यहाँ पर 2a क्यों लिया है, देखने वाली बात ये है, a प्लस 2AR प्लस 2AR स्क्वायर प्लस 2AR क्यूब प्लस 2AR रेस टू 4। कोई बता सकता है यहाँ पर जियोमेट्रिक सीरीज में 2 इंटू आर क्यू दिया है, 2 इंटू आर स्क्वायर क्यू दिया है? कोई बता सकता है मुझे? सर आपने बताया एक्चुअली योर वो वॉइस इज नॉट दोनों डिस्टेंस क्लियर, सेम आपकी इसीलिए। वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही। सर क्योंकि एक बार नीचे आता है और एक बार ऊपर जाता है। बहुत सही बोला आपने। अगर एक बार वो डाउनवर्ड जाएगा तो अपर भी जाएगा, जैसा हमने डिस्कस किया। अगर वो सेम हाइट पे, यही है बेनिफिट फ्लैट सरफेस का, जितना यहाँ पर होगा उतना ही नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये AR है तो ये दूसरा भी AR हो जाएगा। सो AR प्लस AR विच इज 2AR, 2AR। उसके बाद हो जाएगा 2AR स्क्वायर, 2AR क्यूब, 2AR रेस टू 4। अब ए तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हमारी सीरीज बनेगी, ये हो जाएगा A। उसके बाद तो आप जान सकते हो आराम से कि ये जियोमेट्रिक सीरीज है, ये कोई करवाने वाली बात है नहीं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो हमने सीखा, A डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, A डिवाइड बाय 1 माइनस आर वेयर मोड आर लेस देन 1। ठीक है, चलो। सो A एज इट इज रहेगा। अब ये वाली सीरीज जो है ये हो जाएगी जियोमेट्रिक सीरीज। आर स्क्वायर आर क्यूब आर रेस टू 4, ये रहा A, ये रहा 1, ये रहा सॉरी 2A आएगा, बोलने में गलती हो गई। ये जो है ये पूरी हो जाएगी जियोमेट्रिक सीरीज। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा सिंप्लीफिकेशन, और ये रहा आंसर। अगर मैं एग्जाम में आपको फ्लैट सरफेस ना दूं, सो आप वहां पर लिख सकते हो कि पहली पॉसिबिलिटी फ्लैट सरफेस,
और बीजी पॉसिबिलिटी होगी कर्व सरफेस। अगर आपकी कर्व वाली सरफेस होगी तो वहां पर आपका सॉल्यूशन डाइवर्जेंट होगा। अभी से दिमाग में याद रखना है, क्योंकि आर अगर आपका 1 से बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्जेंट होगा। उसी के बेस पे अगर हम आगे चले, सो एक सीरीज जो है हाइपर हार्मोनिक सीरीज, जिसको पी सीरीज से बोला जाता है, पी सीरीज। अब इस पी सीरीज की खासियत क्या है? क्योंकि सीरीज है तो इनफाइनाइट टर्म्स तो आएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस आएगी। सीक्वेंसेस का समेशन है, उसे सीरीज बोला जाता है। अब बेसिक सी बात है कि अगर आपने n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लिया, पावर p ली, अगर आपकी पावर मोर देन 1 होगी, अगर आपकी पावर मोर देन 1 होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, 1 के डिवाइड में ये वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, सो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब भी डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/2, डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बढ़ेगा तो आंसर आपका 1 से कम ही आएगा। ठीक है, आंसर आपका 1 से कम ही आएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 1/1 रेस टू पी, 1/2 रेस टू पी, अप टू इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैंने पावर यहाँ पर 1 और 1 से कम ली तो आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी। क्योंकि 1 से कम लोगे तो क्या होगा? पहली पॉसिबिलिटी है 0 से 1 के बीच में, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 नहीं बोल सकते, लेकिन 1 से कम 3/2 तो 1.5 हो जाएगा। 1 से कम अगर नेगेटिव भी बोलो, अगर मैंने बोल दिया tan इनवर्स यानी कि अगर मैं ये बोल रहा हूं आपको कि 1 डिवाइड बाई 2 रेस टू p इज लेस देन 1, तो ये हुआ -2। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर। अगर दूसरी ही टर्म मेरी 4 आ रही है, सो ये की पूरी सीरीज जो है कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस की तरफ मुझे लेके जा रही है। अगर नेगेटिव पावर हुई तो प्रॉब्लम होगा ही आपको, क्योंकि नेगेटिव पावर होने से क्या होगा, आपकी जो वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं चली जाएगी न्यूमरेटर में। डिस्कनेक्टेड, ओके। देखो ये સર એક્સક્યુઝ મી ધૃતિ જીવાનીને એન્ટર થવા દો નહીં. રોલ નંબર કયો છે? રોલ નંબર 21. ओके, सो बात ध्यान से सुनना यहाँ पर। अगर आपकी पावर जो है वो मोर देन 1 हो जाएगी, पावर आपकी अगर मोर देन 1, देखो मैं अभी जिसने आपने बोला ना ज्वाइन होने के लिए, उसका माइक शुरू था, इसलिए मैंने रिमूव किया था। मैंने पहले ही बोला है कि माइक आपका म्यूट पे સર चाहिए। એનો ફોન હેંગ થઈ ગયો તો એટલે માઇક ઓન થઈ ગયું. એટલે થઈ ગયું. ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अपना देखो क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्टरबेंस होता है, इसलिए आप लोग जो है ट्राई यही करना कि माइक आपका म्यूट पे हो, अनम्यूट पे ना हो। फोन हैंग हो गया वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो वापस हम डिस्कशन कहाँ पर थे? ओके, कन्वर्ज की बात कर रहा था। सो सीरीज को पहले ध्यान से जरो, ध्यान से देखो। देखो ये इनफाइनाइट सीरीज जो है, आप लोगों ने मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम सुना होगा। थोड़ा बहुत वर्क उन लोग रामानुजन जो थे मैथमेटिशियन, उसने पी सीरीज पे बहुत वर्क किया था कि इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर किस तरह से होगा, किस तरह से सीक्वेंसेस सीरीज वर्क करेगी। मेरे पास कुछ पेपर्स है, अगर पॉसिबल हो गए तो मैं आपको दिखाऊंगा वो, या फिर आपको सेंड भी करूंगा। सो कहने का मतलब क्या है कि इस पे बहुत वर्क हो चुका है। अगर आप, एक मूवी है इसका, मैं
शुरू में नाम भूली मैं नाम द मैन हू न्यू इन्फिनिटिव। हाँ, एक बार वो मूवी देखना, द मैन हू न्यू इन्फिनिटिव। उसके अंदर भी मेरे ख्याल से पी सीरीज का थोड़ा बहुत वैसे ही दिखाया है, कहीं एक जियोमेट्रिक सीरीज का भी दिखाया है। एक लेक्चर के अंदर प्रोफेसर बुलाते हैं, तो वहां पर देखा एक जियोमेट्रिक सीरीज मेरे ख्याल से यूज हो रहा है। ओके, सो वहां पर पी सीरीज का यूज भी था। सो कहीं ना कहीं ये सीरीज से आपको पता होना चाहिए, आपको पावर रखनी। अभी देखो, सीरीज से आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं नेगेटिव पावर्स रखूंगा डिनोमिनेटर में, तो नेगेटिव में रखी हुई डिनोमिनेटर की पावर कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में जाएगी। सो ये है हाइपर हार्मोनिक सीरीज, जिसको हम पी सीरीज भी बोलते हैं। अब थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर जो है ये पूरा डिस्कशन के बेस पे ही है। nth term test of divergence. If a positive term series summation un is convergent, then limit n tends to infinite un is equal to 0. अगर आपको पॉजिटिव टर्म की सीरीज दी है समेशन un इज कन्वर्जेंट, तो उसकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 होगी। अब एक एग्जांपल ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है समेशन un। समेशन जब भी है तभी उसको सीरीज बोलना है, सीक्वेंस नहीं बोलना है। 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस अप टू 1/√n। मैंने वहां पर n टेंस टू इनफाइनाइट लगाया, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। स्क्वायर रूट ऑफ इनफाइनाइट जो है वो अगर स्क्वायर रूट 4 हुआ तो 1/2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट फाइनाइट ही होगा अगर डिनोमिनेटर में है तो। सो 0 तो आ गया। तो आपकी सीरीज क्या हो गई? पहली बार अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आपका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट। चलो, यहां तक हमें समझ आया कि चलो n टेंस टू इनफाइनाइट पे हमारी सीरीज का सॉल्यूशन कन्वर्जेंट है। अब उस समेशन ऑफ un को हमने यहाँ पर लिख दिया एस एन इज इक्वल टू दिस। वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक यूज हो रहा है। Our series is greater than 1 plus 1 by square root n plus 1 by square root n plus 1 by square root n। क्या यहाँ पर लिखा हुआ मैथमेटिकल टर्म सही है कि गलत है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, उसके बाद मैं एक तरीका दिखाता हूँ आपको। चलो, यहाँ पर ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कौन सी पॉसिबिलिटी है बस मुझे वो बताओ। आप वहां पर राइट हैंड साइड पे एन की वैल्यू रख के भी देख सकते हो। फाइनाइट 3 टर्म लो, 4 टर्म लो, 5 टर्म लो, क्या ये रिजल्ट सही लिखा है? इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए? यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन होनी चाहिए? ये रहा लेस देन, ये रहा इक्वल टू। देखो, ये सोचने वाली बात है, ये आपका दिमाग खोल देगी। ये जो चीज हमने लिखी है ना, ये आपका दिमाग खोल देगी, क्योंकि आगे कंपैरिजन टेस्ट आने वाला है। आप अच्छी तरह से देखो, आपको समझ आएगा। थोड़ा सोचो, क्या कौन सा वहां पर एक्सप्रेशन या कंडीशन आनी चाहिए?
किसी ने चेक किया ग्रेटर देन सही लिखा है कि क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन? चलो आप एक काम करो, जिन जिन लोगों ने नहीं किया वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक लो, 3 टर्म तक लो, ये 3 टर्म देखो और 1 प्लस ये 3 टर्म, यहाँ पर ग्रेटर आ रहा है, लेस आ रहा है कि इक्वल आ रहा है, बस वो चेक करो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 3 लिया है लास्ट टर्म, सो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट n की जगह 3 करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टर्म है हमने वो ली है। ठीक है, सो अब आप चेक करो कि आपका सॉल्यूशन क्या बन रहा है। 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि अब हमारा n हो जाएगा ये, तो n की जगह लिखना है 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मुझे आप सॉल्यूशन बताइए कि सॉल्यूशन में क्या ग्रेटर देन सही लिखा है, लेस देन सही लिखा है, कि क्या होना चाहिए? ओके, देखो काफी लोगों के आंसर मुझे अभी मिले हैं कि सबने सही लिखा है। यहाँ पर ग्रेटर ही आना चाहिए, मेरे बात ध्यान से सुनना। कंपैरिजन से बहुत, जैसे हमने सैंडविच वगैरह देखा था ना, लेफ्ट साइड का हम फाइंड कर पा रहे थे, राइट साइड का हमने फाइंड किया, सिर्फ लेस और इक्वल कंडीशन से हमने सेंटर वाला फंक्शन भी इक्वल बोल दिया। सो आपको यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर, वेट अ मिनट, ओके, अगर मैं यहाँ पर ये 3 टर्म के लिए सिर्फ चेक करूं और यहाँ पर मैं 3 लगा दूं n की जगह, सो ये वाला लेफ्ट साइड वाला मेरा पार्ट बनेगा 2.28, राइट साइड वाला बनेगा 2.15। अब जाहिर सी बात है 2.28 जो है वो 2.15 से ग्रेटर ही होगा। सो मुझे सिर्फ 3 टर्म लेने से मुझे ये पता चलेगा कि कंडीशन तो यहाँ पर ग्रेटर ही होनी चाहिए। सो यहाँ पर एन टर्म के लिए भी आपकी कंडीशन ग्रेटर ही होगी, याद रखना। अगर आप एन डिफरेंट टर्म ले रहे हो और यहाँ पर इन सभी टर्म्स का समेशन ले रहे हो, फिर भी इसका समेशन ये वाली पहले वाली सीक्वेंस से, सीरीज से कम ही आएगा, क्योंकि एन यहाँ पर आपका बड़ा नंबर हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है, उसका स्क्वायर रूट है, सो वो अल्टीमेटली आपका स्मॉलेस्ट नंबर ही होने वाला है। अगर हम और आगे डिस्कशन करें इसके ऊपर, सो यहाँ पर लिखा है, ये तो हो गया एन ग्रेटर देन 1 प्लस 1 बाय एन, 1 प्लस 1 अपन स्क्वायर रूट एन वगैरह हो जाएगा एन टाइम्स 1 अपन स्क्वायर रूट एन, एन टाइम्स 1 अपन स्क्वायर रूट एन, स्क्वायर रूट वगैरह कैंसिल हो जाएगा, लिमिट इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट, आपका सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट। Your series is divergent although our limit is 0. Our series is divergent although our limit 10 and tends to infinite is 0. The converse of this result is not true. यानी कि if our limit n tends to infinite un is equal to 0, it is not necessary that the series will be convergent. अब तक हम क्या कर रहे थे पता? अब तक हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर फाइनाइट लिमिट है तो उसको बोल लो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट है तो क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। लेकिन इस फंक्शन को अगर हमने कंपेयर किया तो हमें यह पता चला कि अगर पहली स्लाइड में हमने क्या देखा? पहली स्लाइड में हमने ये देखा कि n टेंस टू इनफाइनाइट था तो सॉल्यूशन 0 आया, दूसरे में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो इसका मीनिंग क्या हुआ?
अब हम थोड़ा अपडेटेशन कर रहे हैं, थोड़ा अपडेट हो रहा है यहाँ पर कि अगर आपकी n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर सेकंड लाइन पे देखना है, n tends to infinite un is equal to 0 is necessary but not sufficient condition for convergence. If n tends to infinite does not is equal to 0 or limit n tends to infinite does not exist, अगर not is equal to 0 not exist है तो वो डाइवर्जेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जीरो से काम नहीं चलेगा। अब कंपैरिजन में हमें ये पता चला कि कोई दूसरे फंक्शन से अगर अब हम हमारा फंक्शन चेक करें तो रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, सीक्वेंस में हमने जो किया वो ठीक है, सीरीज वाले पार्ट में किया वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन में थोड़ी गड़बड़ आ रही है। सो अब क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह की टेस्ट होगी, किस तरह के फंक्शंस होंगे, अब शुरू होगा रियल सीक्वेंस एंड सीरीज। क्योंकि अब तक का जो था वो बेसिक था, अब क्या होगा पता है, हर एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन से चेक करना पड़ेगा, उस फंक्शन से चेक करने के बाद, उस फंक्शन से चेक करने के बाद ही आप कह पाओगे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस के लिए डेट इज ओके कि फाइनाइट है तो ये है, इनफाइनाइट है तो ये है। अब सीरीज का मतलब ही ये है कि समेशन ऑफ द सीक्वेंसेस, तो रिजल्ट यहाँ पर वेरी हो सकता है। सो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ पर, इसके बाद वाला अभी नहीं लिखा, वो आपको मंडे को पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा वो कहीं ना कहीं ये सिखा रहा था कि हमें थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा। आपके पास कोई भी एक ई बुक होनी चाहिए या फिर कोई दूसरी बुक होनी चाहिए, अपने हिसाब से ले लेना आप, सीक्वेंस सीरीज वगैरह ऑनलाइन कंटेंट भी मिल रहे हैं उसके। पीपीटी से आपको समझ तो आएगा, सब कुछ आपका क्लियर भी हो जाएगा, फिर भी प्रैक्टिस पर्पस मैं आपको यहाँ पर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल मैं करवा सकूं, बहुत एग्जाम्पल लेकिन टाइम के ना होने के कारण, टाइम कम होने के कारण हम इतना एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। सो ये याद रखना है कि फाइनाइट लिमिट नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। कोई भी थियरम अगर नेसेसरी भी होनी चाहिए, कोई भी थियरम जो है, जैसे हम लिखते हैं ना इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, सो आपकी थियरम जो है वो नेसेसरी भी होनी चाहिए, सफिशिएंट भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर पाए। सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रही तो खत्म हो गया वो। सो जल्दी से आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसके खींच लो, क्योंकि आज इतना पोर्शन चला भी नहीं है। यहाँ से स्क्रीनशॉट खींचो, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। बैच ए जो है उसको इसके बाद शार्प 1, आज हमारा आई थिंक बैच ए का ट्यूटोरियल होगा। 150 को ज्वाइन होना है। नहीं, ट्यूटोरियल 3 में मुझे नहीं लगता कोई आंसर अगर गलत आए तो। आप मुझे बताओ, ट्यूटोरियल का लेक्चर में बैच ए वाले बता देना। और कल भी किसी ने मैसेज किया था, कोई मैसेज मत किया करो, मैं रिस्पॉन्स नहीं देता मैसेजेस पे। सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल के लेक्चर में ट्यूटोरियल का काम होना चाहिए, लेक्चर में लेक्चर का काम होना चाहिए, तो उस बात पे थोड़ा फोकस करो। एक बार ईमेल एड्रेस आ जाए तो हम लोग गूगल क्लासरूम से ही काम शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमें भी।
So now you all can leave.